नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुश स्वागत कर रहा हूँ आपका आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, ये जो वेदर चेंजेस हो रहे हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, प्लस पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, दिवाली की वजह से, पटाखे फूटने की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, जिस भी वजह से ये पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, जो अस्थमा के केसेज़ हैं, उनका नंबर डे बाय डे हमारी ओपीडीज़ के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अस्थमा होता क्या है? आप समझिए, अस्थमा एक प्रकार की एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इसमें 2 कंपोनेंट बहुत ही ज़रूरी हैं, आपको ये समझना है कि ये एलर्जिक है, जो कि जेनेटिक हो सकता है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। आपकी फैमिली में किसी को अस्थमा की हिस्ट्री हो सकती है या फिर आपको एनवायरनमेंट के ट्रिगर्स की वजह से अस्थमा हो रहा है। अब ट्रिगर्स में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। कुछ पेशेंट्स में स्मोकिंग एक ट्रिगर होता है या फिर कुछ पेशेंट्स के अंदर कोई फूड पार्टिकल्स ट्रिगर हो सकते हैं। इवन जो रेशे हैं, जो बच्चा का स्मॉल टॉयज़ होते हैं, फर टॉयज़ होते हैं, उनके रेशे, खाने-पीने के अंदर मूँगफली, चाइनीज़, चीज़, मैदा, मूँगफली, फ्लेवर्ड चटनियाँ, ये सारी चीज़ें फूड एलर्जेंस के ट्रिगर्स में आ सकती हैं या फिर हर एक पेशेंट के लिए कोई इंडिविजुअल ट्रिगर हो सकता है। वेदर चेंजेज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है, जिससे पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो सांस की नलिकाएं हैं, उसके अंदर दो महत्वपूर्ण प्रकार के चीजें होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ये खांसी का या फिर सांस फूलने का एपिसोड होता है। अब मैं आपको एक मॉडल दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर बेसिक अस्थमा की पैथोजेनेसिस समझाई गई है। आप इस मॉडल को ध्यान से देखिए। ये एक पाइप है, जो कि एक नॉर्मल पाइप इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन एक अस्थमा पेशेंट के अंदर ये पाइप क्या होता है कि पिचक जाती है। जगह जगह से ये पाइप नैरोड है, यहाँ से ये पाइप नैरोड है। इसको कहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म, जो कि अक्सर खांसी के तौर पे या फिर सांस बढ़ने के तौर पे, सांस फूल रहा है, इसके तौर पे पेशेंट प्रेजेंट करता है। जैसे ही इसकी दवाइयाँ शुरू होती हैं, इसके अंदर बहुत रैपिड रिलीफ देखने को मिलता है और पेशेंट के सारे सिम्पटम्स अप्रॉक्सिमेटली 5 से 7 दिन के अंदर काफ़ी अच्छे इम्प्रूव होने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ कॉशन है कि विद इन 7 डेज़ के अप्रॉक्स अगर आपके सिम्पटम्स जो हैं वो इम्प्रूव होने लग गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेडिसिन्स जो हैं वो 7 डेज़ में बंद कर दें। क्योंकि यहाँ पे आता है अस्थमा का सेकंड कंपोनेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। पहला कंपोनेंट आपने जाना ब्रोंकोस्पाज्म, सांस की नलकी में पिचकन आना। इन्फ्लेमेशन सेकंड कंपोनेंट, जिसका मतलब होता है सूजन। अब इसी मॉडल को आप दोबारा देखिए। ये जो एक पाइप, एक नॉर्मल हेल्दी म्यूकोसा जो आपको दिख रहा है, जो कि एक पिंक कलर का होता है, पिचकने एक पार्ट, दूसरा पार्ट है ये रेडिशनेस, इन्फ्लेमेशन, ये स्वेलिंग जो आ गई है, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि सांस की नलकी बिल्कुल पिचक गई है। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि अब ये इन्फ्लेमेशन, सूजन हमारी बॉडी से जाने में हमेशा ज्यादा वक्त लगाती है। 7 दिन में, 10 दिन में, 2 हफ्ते में अगर आप दवाइयाँ बंद करेंगे, तो फिर ये इन्फ्लेमेशन अंदर पड़ी रहेगी, जिसकी वजह से पेशेंट को आपको वापस से, जब वेदर चेंज होगा, पॉल्यूशन चेंजेस होंगे या कोई ट्रिगर आएगा, आपको वापस से सिमिलर एपिसोड होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। और अगर इस इन्फ्लेमेशन को ठीक प्रकार से ध्यान नहीं रखा जाएगा, इसका ट्रीटमेंट अगर नहीं किया जाएगा, आगे चल के फ्यूचर में 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद ये बीमारी क्रॉनिक फॉर्म ले लेती है और सीजनल सिम्पटम्स होने की जगह ये रेगुलर राउंड द क्लॉक सिम्पटम्स आपको परेशान करने लगते हैं। इसलिए अस्थमा की अगर आप कोई भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस देखें, चाहे वो जीना गाइडलाइंस है, चाहे वो एरिया गाइडलाइंस है, जो यूनाइटेड एयरवे हाइपोथेसिस करके होता है, हमेशा आप देखेंगे एक अस्थमा एग्जैजर्बेशन या फिर फर्स्ट टाइम जब अस्थमा डायग्नोस होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, चाहे वो इनहेलर्स की फॉर्म में हो, कुछ टैबलेट्स के सपोर्ट की फॉर्म में हो या कुछ नेबुलाइजर्स की फॉर्म में हो, जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, स्टेप डाउन थेरेपी उसको कम जब भी करते हैं, अप्रॉक्सिमेटली 4 हफ्ते से 6 हफ्ते या इवन 3 मंथ्स कुछ-कुछ पेशेंट्स के अंदर देने की ज़रूरत होती है, ताकि आपके एपिसोड्स अच्छे प्रकार से कंट्रोल करे जाएँ। तो आज के वीडियो से आप ये जान लीजिए कि अस्थमा में 2 कंपोनेंट इम्पोर्टेंट हैं। एक है ब्रोंकोस्पाज़म, जिसमें रिलीफ जल्दी आता है, दूसरा है इन्फ्लेमेशन, जो कि लंबा ट्रीटमेंट थोड़ा-सा जिसके लिए लगता है और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। जो भी इन्फ्लेमेशन है, उसके रहते हो सकता है आपको बहुत ही मिनिमम सिम्पटम्स आ रहे हो, लेकिन उसके लिए मेडिसिन्स कंटिन्यू करना
थोड़े से लंबे समय के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।